हेलो गाइस, वेलकम टू टॉक विद अभिषेक। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ, नहीं आपको पता है बार बार बात नहीं कर सकता। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ, लर्न, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट की। आज हम बात करने वाले हैं और ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाएं। ऑटोमेट योर बिजनेस, तो क्या ऑटोमेशन हमारे लिए है? ऑटोमेटेड इनवॉइसेस, टू ऑटोमेट देयर बिजनेस वर्कफ्लोज, टू ऑटोमेट आप अपना रिटेल स्टोर भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज हम भी बात करते हैं और हम भी सीख लेते हैं कि हमारे बिजनेस को कैसे ऑटोमेट किया जाएगा, कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आइए बात करते हैं मिस्टर केवल सर से। और सर, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपकी जर्नी है बिजनेस ऑटोमेशन कोच बनने की जर्नी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? हुआ ऐसे कि पहले मैं सर्विसेज देता था मल्टीनेशनल कंपनीज को, एज एन आईटी सर्विस कंपनी थी हमारी। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स मुझे कुछ एमएसएमई क्लाइंट्स मिल गए, जैसे हम बोलते हैं इंडिया में लाला बिजनेस है, राइट। जिनको पता है कि बिजनेस में कुछ ऑटोमेशन चाहिए, बट क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। तो आई फाउंड आउट कि उनको टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सिखाना भी पड़ेगा कि बिजनेस चलाया कैसे जाता है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। Right. सो आई शिफ्टेड माई रोल फ्रॉम जस्ट बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट टू बिजनेस ऑटोमेशन कोच। बट ये बीच की जर्नी का जो गैप है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि शिफ्ट जैसे आपने किया है, क्योंकि बहुत लोग नौकरी करना चाहते हैं, फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो बीच की जर्नी उनको पता नहीं होती कि उसको पार कैसे किया जाए। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि आप एक आईटी इंडस्ट्री में काम करते वक्त बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ मूव कर गए? तो मैं यहाँ शुरू से बताता हूँ कि पहले मैं जॉब कर रहा था, कॉलेज से प्लेसमेंट हुई डेटा एनालिस्ट की, और मेरा 5 लाख का पैकेज लगा ओके, पर ईयर का। एंड आई वाज रियली हैप्पी। मतलब 2012 की 2012 की बात। 2012 की बात है। और कंपनी मैंने ज्वाइन की एंड आई वाज अ डेटा एनालिस्ट। बट स्टार्टिंग के 4-5 महीने में ही कंपनी में कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए कि उन्होंने जितने भी फ्रेशर्स हायर किए थे सबको फायर कर दिया, 2012 की बात बता रहा हूँ। इंक्लूडिंग मी, एंड आई वाज आउट ऑफ जॉब। ओके, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो फिर से एक और जॉब पकड़ूं या कुछ और अपना करूं। तो बिजनेस का माइंडसेट मेरा बचपन से ही था। मतलब बचपन में मैं अपने फादर से पैसे लेके दिवाली पे पटाखों की दुकान लगाता था, जस्ट शौक के लिए। हाँ, माय फादर इज स्टिल इन बिजनेस। इस ब्रिंगिंग आपकी बिजनेस फैमिली से हुई है। यस यस। दिस माइंडसेट वी वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज लोगों का होता है क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस से माइंड रिलेटेड नहीं होते हैं, पर वो बिजनेस में घुसना चाहते हैं, तो सोचते हैं हम ऐसा क्या करें कि बिजनेस में आ जाए। बट अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। जो भी मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ तो बताते हैं कि मेरी जो जर्नी थी लाइफ की, पापा मम्मी या फिर घर में कोई भी ऐसा था, बिकॉज मेरी फैमिली में नो वन इज इन बिजनेस। मेरी पूरी एंटायर फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, बट मेरा बाय चांस बाय लक था कि मुझे ऑल्दो प्लान नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने का कॉलेज के बाद, बट जैसे बोलते हैं ना गॉड की कॉलिंग होती है, फोर्सफुली आई वाज थ्रोन आउट ऑफ जॉब। तो मैंने naukri.com पे ना 2 प्रोफाइल बना ली। ठीक है, एक था एज अ फ्रीलांसर कि किसी को कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कराना है तो मुझे रीच आउट करे, एंड सेकंड वाज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, ऑल्दो आई डिड नॉट हैव एनी जॉब। तो मुझे एक कंपनी का कॉल आया कि एक ये एमएनसी है जिनको एडवांस एक्सेल में ट्रेनिंग देनी है। आई वॉज नॉट अ ट्रेनर, बट मुझे एडवांस एक्सेल अच्छे से आता था। ओके, और मैंने बिल गेट्स का कोट पढ़ा हुआ था दैट यू नो इफ यू वांट टू गेट द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, से यस टू देम एंड देन प्रिपेयर फॉर इट। तो मैंने बोल दिया कि यस, एडवांस एक्सेल सिखा दूंगा मैं इस कंपनी के टीममेट्स को, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू ट्रेन ऑन एडवांस एक्सेल। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे कंपनी ओपन करनी पड़ी, बिकॉज एज अ वेंडर आई हैड टू रजिस्टर माई सेल्फ विद दैट कंपनी। तो मुझे तब सर्विस टैक्स चलता था नंबर। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे कंपनी शुरू करनी है, एंड माई पेरेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग एट मी दैट तुम तो एक इंजीनियर हो, तुम्हें तो जॉब करनी चाहिए। लोग कौन पड़ा था जॉब, ये बिजनेस तो लाला करते हैं, इसकी कोई किराने की शॉप है, कोई ज्वेलरी शॉप है, ये सॉफ्टवेयर में क्या बिजनेस करोगे। एंड आई सेड लेट मी गिव इट अ शॉट। तो वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत। तो आपने कन्विंस कैसे किया आपके फादर को? क्योंकि सबकी यही कहानी है, 99% लोगों की कहानी कि नहीं यार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। तो मैंने ये बोला पेरेंट्स को कि अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, बट जब तक जॉब ढूंढ रहा हूँ अगर मुझे कुछ बिजनेस क्रिएट करके कुछ अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो मैं कर लूँगा, और जब अच्छी जॉब मिलेगी तो छोड़ दूंगा। ये बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर से मैंने बात करी तो वो बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए तो आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। बट जो आपका जो तरीका है ना कन्विंस करने का कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तब तक मेरे को ये करने दो, अगर मेरा ये सेट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो मेरे को जॉब तो करनी ही है आगे। तो ये जो लाइन है, मतलब एक्चुअली मेरे को भी सीखने वाली बात है कि आपको जो बीच वाली लाइन है उसको कैसे फुलफिल की जाए। तो उसके बाद में आपकी जर्नी कहाँ पे शुरुआत हुई? कितने क्लाइंट आपने एक्वायर किए, क्या किया उन क्लाइंट के साथ में? जो मेरा पहला क्लाइंट बना था दैट वाज पैनासोनिक। तो उन्होंने किसी बीच की कंपनी के थ्रू में प्रोजेक्ट मिला कि मुझे पैन इंडिया उनके 1000+ एम्प्लॉयज ट्रेन करने हैं।
आई थॉट कि कुछ कॉलेज के न्यू ज्वाइनीज होंगे जिन्हें ट्रेन करना होगा, बट वो सीनियर मैनेजर्स थे कंपनी के, एंड आई वाज लाइक इनको मैं एडवांस एक्सेल में ऐसा क्या ट्रेनिंग दूंगा, बट बिकॉज आई वाज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, आई थॉट कि यार जो इनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यू नो एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज और रिपोर्ट्स के थ्रू। तो वहाँ से पहला वो एमएनसी का क्लाइंट बन गया। तो मैंने फिर एक पिच डेक बना लिया और उनका लोगो ऐड कर दिया, और Naukri.com से और एक दो लोग कंपनीज के कॉल आए कि आप फ्रीलांसर हो, हमें एक और प्रोजेक्ट कराने हैं। तो सेकंड क्लाइंट फिर हमारा एक थीसन ग्रुप था, वो बन गया। तो ऐसे ही मेरे कुछ एमएनसी क्लाइंट्स बन गए, एंड देन आई थॉट कि यार अब मुझे कुछ टीममेट्स हायर करके एक्चुअली काम शुरू कर देना चाहिए। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो आपने एक छोटी सी चीज को पकड़ के, एक्सेल को पकड़ के और एक्सेल की ट्रेनिंग लेके और आप उसको ट्रेन करने लग गए। तो आपका कोई मोटिवेशन था कि इसमें कि मेरे को पैसे कमाने हैं या फिर मेरे को लोगों को ट्रेन करना हो? तो मैंने ना एक मूवी देखी थी लिमिटलेस, ब्रैडली कूपर की मूवी है। जब मेरी जॉब चली गई थी तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अपने होम टाउन चला जाता और पापा के साथ अपने किराना की शॉप जो उनकी थी उसमें बैठ जाता। अरे देखिए, आप जब कुछ करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। तो वो मूवी देख के मुझे आइडिया आया कि यार एक इंसान की पोटेंशियल जो है ना उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज में भी मैंने अच्छी चीज़ सीखी थी और जॉब में भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिली थी। तो मुझे मोटिवेशन इस चीज़ में है कि यार अगर मैं कुछ करूँगा ना तो उससे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होनी चाहिए। मुझे वैल्यू बहुत नेक्स्ट लेवल पे क्रिएट करनी है और वो जॉब में कर ही नहीं सकता, तो आई नीड टू डू समथिंग एल्स। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई कि जॉब में तो मैं एक बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, पर यहाँ पे एज अ वेंडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैं किसी कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्व करने की थी रादर देन पैसा कमाने की। पैसा तो हमेशा आउटकम होता है, वो तो आ ही जाता है, बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो बहुत बड़ी। और ये आज ये बोल रहे हो बात कि पहले भी यही माइंडसेट था? माइंडसेट पहले डेस्परेशन वाला था, काम ढूंढने का बहुत एक एक्साइटमेंट रहता था। आई वाज ऑलवेज ईगर कि यार कोई क्लाइंट मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली सर्वाइवल मोड भी करना है आपको, रेंट भी देना है आपको, खर्चा भी चलाना है, आपका खुद का लाइफस्टाइल भी है। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे या मनी ड्रिवन था। आई वाज ऑलवेज ड्रिवन बाय वर्क, सो आई वाज डेस्परेट टू गेट द वर्क। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में डेस्परेशन है किसी भी चीज़ के लिए, तो नेचुरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको चीज़ें अट्रैक्ट कर ले। राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मानते हैं आप? बिल्कुल। या डेफिनेट। कुछ बता पाएंगे, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया हो? देखो, मैं तो यहाँ पे टेस्टवुड करूँगा कि आज तक लाइफ में जो कुछ मैंने मांगा है मुझे मिला है, और उसका रीज़न है कि जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मैं उसके अराउंड काम करना शुरू कर देता हूँ, रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ, छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर देता हूँ। और मैं हमेशा जितने व्यूअर्स उनको ही बोलूँगा कि लाइफ में अगर कोई भी एक्शन लो तो उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपने आप को और अपनी लाइफ को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाओ रेदर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। बट गीता में भी एक बात बोली थी अर्जुन ने कि बिना फल के लिए आप कर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप वहाँ पे क्यूरियोसिटी आ जाती है कि मैं जैसे बोला कि प्रॉब्लम सॉल्वर था मैं शुरू से, तो जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है और आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हो तो आपको मज़ा आता है उस चीज़ में। तो अब मज़े में वो काम आपका हो या ना हो वो एक अलग बात है, रिजल्ट आए या ना आए। तो वो एक रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए हमेशा काम किया है कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम मिली उसके अराउंड काम किया तो उसका सोल्यूशन आ गया और सक्सेस मिली है मुझे। तो बेसिकली आप बोलना चाहते हो कि डेस्परेटनेस होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, डेस्परेट, और आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम ये है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब काम कर, छोटे छोटे एक्शन लेते रहोगे तो काम का पता लग जाएगा। लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, लोगों से बात करोगे तभी आपको प्रॉब्लम को पता चलेगा। और साथ साथ में आपको कुछ ना कुछ अपनी स्किल अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी है। व्हाइल आई वाज ट्रेनिंग पीपल ऑन एडवांस एक्सेल, मैंने कहा मैं अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करूँ। तो वहाँ से हम गूगल वर्कस्पेस, गूगल फॉर्म, गूगल शीट पे शिफ्ट हो गए। ओके। कि अब मुझे नई टेक्नोलॉजी पे जाना है बिकॉज क्लाइंट्स के लिए बड़ी वैल्यू ऐड करनी है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी पे फिर हम लोग मूव कर गए। तो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को भी तो कर सकते थे टैप। अगर आपने बड़ी कंपनी की बात करी, 10-15 बड़ी कंपनी अगर आपने टैप कर ली तो अच्छा बिजनेस कर सकते थे आप। हम 15 मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्व कर रहे थे इंडिया में, सिंगापुर एंड जर्मनी में। हुआ क्या, उस बीच मेरे पास 2-3 MSME क्लाइंट्स आ गए, बिजनेस ओनर्स। एक दो फरीदाबाद के क्लाइंट्स थे, एक गुड़गांव के क्लाइंट्स थे। जब मैं उनसे मिला ना, मुझे लगा कि यार जैसे ये ग्लास है, ठीक है, मुझे लगा कि यार MNC के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मैं इसका एक बूंद हूँ, जस्ट वन ड्रॉप। बट MSMEs जो छोटे बिजनेस है उनके लिए मैं आई कैन बी अ फुल ग्लास। तो मुझे लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इंडिया तो है ही बिजनेस ओनर्स का, जिस शहर में चले जाओ कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, फैक्ट्रीज हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कितने इंडिया में कितने MSMEs हैं अगर रजिस्टर्ड? इंडिया में सर्वे के अराउंड तो 6 करोड़ MSMEs है जो रजिस्टर्ड है। बट अगर हम GST रजिस्टर्ड की बात करें तो अराउंड 1 करोड़ हैं जो GST के अंडर रजिस्टर्ड है। तो आप ये कहना चाहो 6 करोड़ लोग मिलकर 130 करोड़ लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। जो MSME इंडस्ट्री है वो इंडिया की 30% GDP को कंट्रीब्यूट करती है, एंड अराउंड 65% एम्प्लॉयमेंट इंडिया की MSMEs के थ्रू जनरेट होती है। तो आइडिया वही था कि
2-3 MSMEs जब मुझे मिले तो मुझे लगा यार कि इनकी प्रॉब्लम, इनका दर्द ज़्यादा बड़ा है rather than MNCs, बिकॉज MNC तो ऑलरेडी 10 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसमें छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, बट MSMEs तो अभी भी डायरीज पे हैं या फिर कोई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ से ही फिर मेरा एक माइंडसेट डायरेक्शन बदल गया। मैं फिर वो नंबर देखने लगा कि यार 6 करोड़, उसमें से अगर मैंने 10 लाख बिजनेस ओनर्स की अपनी लाइफ चेंज कर दी ऑटोमेशन से, तो उनका भला हो जाएगा और थोड़ा बहुत मेरा भी बना हो जाएगा। 10 लाख लोगों को ट्रेन करने के लिए आपको कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम लीडिंग है बाय एग्जांपल ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है। 2 टाइप से बिजनेस बड़ा हो सकता है, या तो आप बहुत सारे टीममेट्स हायर कर लो और एक ही टीममेट 5-5, 10-10 क्लाइंट्स को हेल्प करना शुरू करे, या आप ऑटोमेशन, व्हाट्सएप चैटबॉट टेक्नोलॉजी, जूम के सेशंस ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी को यूज करो टू रीच आउट टू मोर पीपल विद लेस रिसोर्सेज। तो अभी तो हमारी टीम में 35 एम्प्लॉयज हैं और 5000 MSMEs हैं, जिनमें मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनको हम हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस को फुल्ली ऑटोमेट कर। बट ये तो बात हो गई ना कि क्लास में 50 स्टूडेंट बैठते थे, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, अब उसमें से एक ही होशियार था, तो जो इतने सारे लोगों को आप ट्रेन कर रहे हो एक साथ में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक समान है, एक लेवल पे फ्रीक्वेंसी कि यार ये व्हाट्सअप को इस तरह से यूज़ किया जाता है, बट जो ऑब्जर्वर है, जो लेने वाला है, उनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता यार, क्योंकि क्लास में भी ये होता था कि भैया कि जो ज़्यादा ग्रेस पकड़ लेता था फ्रीक्वेंसी, वो ज़्यादा होशियार बच्चा होता था, और जो इधर उधर देखने में रहता था वो थोड़ा डबोल गाइप का बच्चा होता था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है। तो आप अगर 5000 लोगों को एक साथ बिठा के अपनी बात बोलोगे, ऑटोमेशन की बात करोगे, तो 5000 तो आप क्या बात सुनेंगे नहीं। हाँ। उसमें से 300 या 400 लोग ही होंगे जो एक्चुअली आपकी बात सुन पाएंगे। तो जो आपका मिशन स्टेटमेंट था वो तो यहाँ पे गड़बड़ा गया, जो 10 लाख वाला है। हाँ। सो यहाँ पे जब हम 5000 की बात कर रहे हैं, तो ये 5000 क्लाइंट्स ओवर पास्ट 5 ईयर्स हमने बनाए हैं, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ ऑटोमेशन की, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हफ्ते में, 8 to 10 वीक्स में एक बिजनेस MSME ऑटोमेट हो सकता है। तो लास्ट 5 ईयर्स में हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस इतने बिजनेसेस ऑटोमेट किए हैं। 5000 लोग बैठते हैं, बैच में 100-200 क्लाइंट्स बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और उसके साथ एक फुल ब्लोन हमारी सपोर्ट टीम भी है, टेक्निकल टीम भी है। तो मैं जब लाइव सेशंस करता हूँ तो वहाँ पे उनकी क्वेरीज गाइड करके बता के कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ऐसे सॉल्व होगी, उनको सपोर्ट टीम से कनेक्ट करा देता हूँ। तो टेक्निकल से मेरी सपोर्ट टीम है, वो उनको हैंड होल्ड करती है, पुश करती है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। बट एक ही क्लाइंट का चैलेंज देखना, बिकॉज मेरे को लगता है कि हर बिजनेस का एक यूनिक चैलेंज होता है। अब ऐसा नहीं सकता कि अगर वेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी और 10 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी, उनका सबका चैलेंज सेम है, सबका रेवेन्यू सेम है, हर चीज़ सेम है, टीममेट सेम होंगे, नहीं होगा ऐसा। मुझे एक यूनिक प्रपोजिशन आएगा, उसको सामने वाले को एक यूनिक आएगा, फिर तीसरा यूनिक आएगा। तो ऐसे एक ही बिजनेस की 100 प्रॉब्लम्स है, तो हाउ यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम? देखो, मैं ना डेटा वाला पर्सन हूँ, आई एम द मैन ऑफ डेटा, राइट। 80-20 रूल आपने सुना होगा, परेटो प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ 80-20 रूल से ही चलती है। अगर 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो 20 होंगे जो टॉपर होंगे, 80 होंगे जो एवरेज या बिलो एवरेज होंगे। सेम केस ऑफ बिजनेस की प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें, दुनिया में जितनी भी बिजनेस हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर उठाओ, तो 80% प्रॉब्लम्स कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 डिपार्टमेंट्स की बात करें, सेल्स, मार्केटिंग, डे टू डे ऑपरेशंस और स्टाफ को मैनेज कर। हर डिपार्टमेंट में 4 चीज़ें तो होती हैं। हर डिपार्टमेंट में कुछ इंक्वायरीज आती हैं, सेल्स चाहिए बिकॉज आपको कस्टमर चाहिए, और जब कस्टमर आया तो उसको काम करके देना है ऑपरेशंस, और कौन करेगा? टीम करेगी। तो अब ये जो 4 डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट हर कंपनी में सेम होती है। तो वहाँ पे 80% प्रॉब्लम सेम हो गए। उसके बाद जो अलग अलग चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री वाइज, वो 20% हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने फिर इंडस्ट्री वाइज सोल्यूशंस बनाए हुए हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सोल्यूशंस बनाए हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सोल्यूशन बनाए हुए हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक के साथ साथ जो जनरल चैलेंजेस हैं कि किसी को अभी इंक्वायरी जनरेट करना नहीं आ रहा, वो क्या करे, तो वो व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज़ कर सकता है कि अच्छा कंटेंट बना के व्हाट्सएप API के थ्रू लीड जनरेट कर सकता है। किसी को सेल करना नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज बात तो करनी आती है, बट इंक्वायरी ट्रैक ही नहीं कर पा रहा, फॉलो अप ही नहीं कर पा रहा, तो उसे CRM रिक्वायर्ड है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप मेरे को बताओ कि जो बिजनेस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हो, या फिर आप खुद एक बिजनेस की प्रॉब्लम समझ के खुद सॉफ्टवेयर इन्वेंट करके देन यू आर सेलिंग इट टू योर कस्टमर्स? देखो, री इन्वेंटिंग अ व्हील इज द बिगेस्ट फुलिश थिंग समबडी कैन डू। इस टाइम पे इतने सारे फ्री एज वेल एज पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो मेरे हिसाब से दुनिया की हर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अभिषेक जी, आप मानेंगे, इस टाइम पे इंडिया में वो टाइम चल रहा है जहाँ पे हर बिजनेस थ्राइव कर सकता है, हर बिजनेस 10x ग्रोथ पे जा सकता है, अगर बिजनेस ओनर को ये पता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व होगी, राइट। पहले ज़माने में 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजीज कम थी, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता था, तो इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई। तो अब जैसे गूगल की बात कर ले, तो गूगल फॉर्म्स है, गूगल शीट्स है। अगर किसी के पास एक Gmail अकाउंट है, आपका Gmail ID होगा, राइट, तो
तो गूगल उसको सारी एप्लीकेशन देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो MSME इंडस्ट्री है उनके पास बहुत ज़्यादा बजट तो है नहीं, वो 5-10 लाख रुपए का ERP तो ले नहीं सकते। तो गूगल फॉर्म, गूगल शीट के एप्लीकेशन के थ्रू ईजिली बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है। और उसमें कुछ पेड चीज़ें भी होती है, जैसे व्हाट्सएप API है, फेसबुक का है, तो वो जितना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करता है। बट ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब किसी ने अगर 50,000 to 1 लाख का भी बजट है तो अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते तो आप सेल्स में भी हेल्प करते हो लोगों को, या फिर सिर्फ बिजनेस कैसे ऑटोमेट होगा वही हेल्प करे हुए? हो। सी ऑटोमेशन इज, मान लीजिए मैं भी बैंगलोर में हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। अगर मैं यहाँ वॉक करके जाऊँगा मुझे कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अगर मैं फ्लाइट लूँगा तो 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो फ्लाइट क्या है, ऑटोमेशन हो गया, राइट। सेम केस जब हम बात करते हैं सेल्स में ऑटोमेशन की, तो सेल्स ही तो बढ़ेगी। बट रिस्क भी तो कितना है फ्लाइट में भी? हाँ, रिस्क भी तो बढ़ गया, रिस्क भी बढ़ गया। तो रिस्क कहाँ नहीं है? अगर मैं पैदल जाऊँगा तो गाड़ी में उठा के जा सकती है। बट माइंडसेट आपको फेस तो करना पड़ता होगा ना लोगों से, बहुत ज़्यादा। भाषण करूंगा मैं, कैसे करूंगा। यू हैव नो आइडिया। तो आप मेरे को कोई ऐसी स्टोरी बता पाओगे जिसमें आपको ये वाला इस माइंडसेट को तोड़ना ही आपके लिए चैलेंज हो गया हो? हाँ, मैं आपको बताऊँ, MNCs को जो हम कन्विंस करते थे अबाउट एनी प्रोसेस दे वांट टू ऑटोमेट, दे वर लाइक ईगर कि हाँ इसमें ये बताओ कैसे इंप्रूव करेंगे, बिकॉज उनका प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। बट MSMEs में लाला का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो कहते हैं जी हमारा दी वाइट ब्लैक का काम है, खतरनाक पैसा। ठीक है, कि भाई हमारा ज्वेलरी का काम है और ये हमारा होलसेल का काम है, और अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये की बिलिंग होती है जी, और 50 रुपये की बिलिंग नहीं होती, अब क्या करें? तो ऐसे क्लाइंट को बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, कि अगर आप अब आपके बिजनेस के एथिक्स ही सही नहीं है, ऑटोमेशन में चीज़ें फिर वाइट में तो आएंगी, ऑटोमेशन में तो डेटा आपका ऑनलाइन आएगा, ठीक है, रिपोर्ट आपको दिखेगी, जो रिपोर्ट में आप चीज़ें अपने टीममेट्स को दिखाना चाहते हो वो दिखाओगे, राइट। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है MSME। मेजर चैलेंज तो यही है, मतलब सब लोग यही काम कर रहे हैं आजकल अगर देखा जाए। नहीं, बट अभी तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, व्हाई इट विल टेक 5-6 ईयर मोर। हाँ, तो वहाँ पे हम भी लगे हुए कि हमारा भी मिशन 2030 तक का है। अच्छा, 2030 तक 10 लाख बिजनेस ओनर्स के बिजनेस को ऑटोमेट करना है। तो अभी कितना हो गया है करंट नंबर? सी अभी मैं बोलूँगा 5,000 से ऊपर MSMEs को हमने फुल ऑटोमेट कर दिए, फुल ऑटोमेट हो चुका है। उनके बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। जैसे हमारा एक टास्क डेलीगेशन टूल है, उसके थ्रू उनके एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ डिफाइंड हो जाती है, तो उनके टीममेट्स को डेली व्हाट्सएप चला जाता है कि उनको क्या काम करना है, और जो ओनर है उसको रिपोर्ट आ जाती है। आप वापस उसको ट्रैक करते हो कि क्या ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हो आप उन लोगों को? सो रिमाइंड कराते रहते हैं उनको कि ये चीज़ें आपकी हो रही है नहीं हो रही, हमारी टीम उन्हें कॉल करती रहती है। बट जैसे आपको मैंने बोला कि टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, राइट। कि ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत कुछ ऑटोमेट कर लिया, अब उन्हें लग रहा है कि यार हमें इतना चाहिए था, हमें मिल गया, and now they have moved to another direction कि अब उन्हें बिजनेस में सेल्स ग्रो करनी है, राइट। अब वो नए कोलैबोरेशंस, नए पार्टनरशिप में लग गए, बिकॉज एक गुरु की भी जर्नी एक टाइम तक रहती है। जब अर्जुन ने भी ट्रेनिंग ली थी अपने गुरु से, तो ये थोड़ी है कि वो बचपन से जवानी तक और बुढ़ापे तक ट्रेनिंग लेते रहे। तो एक कोच का भी टाइम होता है कि ठीक है आपने सिखा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसका लेट द क्लाइंट फ्लाई ऑन हिज ओन। एब्सोल्युटली राइट। कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस बताना चाहोगे जब आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया हो और ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट आपके साथ बना? आपको बताऊँ, मेरी एक स्टूडेंट है राधा भट्टड़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से है वो, और उनका ट्रक्स लॉजिस्टिक्स का काम है, एंड मतलब 50+ एम्प्लॉयज़ थे और 60-70 करोड़ का रेवेन्यू था उनका। हर चीज़ डायरीज में थी, डायरीज और एक्सेल फाइल। एंड शी सेड केवल सर एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल पाती मुझे, और मुझे कोई रिपोर्ट भी चाहिए होती है तो मैं टीममेट्स को बुलाती हूँ कि एक्सेल में रिपोर्ट बना के दो, उसमें रिपोर्ट बना के दो, और मुझे कोई फॉर्मूलाज नहीं आते, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। एट द एज ऑफ 50 शी स्टार्टेड लर्निंग द ऑटोमेशन। सबसे पहले आप बहुत समझिए कि ऐसी एज जहाँ पे लोग कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई क्या होती है, हमें तो बस अपने बच्चे संभालने, थोड़ा बिजनेस चल रहा है तो चल। शी स्टार्टेड लर्निंग, शी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस, और उनकी सारी रिपोर्ट्स उनके मोबाइल पे आती हैं। शी एंजॉयज ऑल द हॉलीडेज विद हर फैमिली, और बिजनेस वेस्ट बंगाल से वो पैन इंडिया में फैला रही है। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा एक स्टूडेंट के साथ, कि ऐसे स्टूडेंट जिनको मुझे लग रहा था यार कि ये नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने इतना कुछ ग्रो कर लिया। एक मेरे स्टूडेंट है हरीश सिंह, बिहार के हैं, रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हुए, और अपना जैसे आपका घर में वाटर टैंक हो, ठीक है, तो वाटर टैंक क्लीनिंग का काम था। तो 1500 रुपये में उनका कोई टीममेट जाता था, साइकिल पर वाटर टैंक क्लीन करके आता था, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ जिनको इंग्लिश भी नहीं आती। अच्छा, वो आ गए ऑटोमेशन सीखने, और मैंने कहा आपके एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश आती है? कहते नहीं जी, वो तो हिंदी में काम करेंगे। बट मैंने आपसे सुना था किसी वीडियो में कि गूगल फॉर्म हिंदी लैंग्वेज में भी बन जाता है। तो मैंने कहा आप अपने टीममेट्स को कन्विंस कर लो कि गूगल फॉर्म भरे। कह रहे वो मेरा काम है, मैं आर्मी से हूँ, तो मैं डंडा मार के काम करवाऊँगा। तो उनके सारे सिस्टम सेटअप करवाए। आप मानोगे, मेरे यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू भी है। उनकी मंथली सेल्स थी 55,000 रुपये। 55,000 3 साल में उनकी सेल 2 लाख रुपये पहुँच गई। 55,000 से 2 लाख रुपये 3 महीने के अंदर। हाँ,
और सिंपली ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की, बेसिक सिस्टम लगाए, साथ में व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगा दिया। उनके जितने भी क्लाइंट थे उनको वो कभी दोबारा रीच आउट ही नहीं करते थे। इंडिया में बिजनेस ओनर्स का क्या माइंडसेट है कि एक बार क्लाइंट आ गया, काम हो गया, पेमेंट आ गई, बस अब नया क्लाइंट ढूंढो। कस्टमर रिलेशनशिप पे कब फोकस करोगे? लाइफ टाइम वैल्यू होती है कस्टमर की, उस पर कब फोकस करोगे? तो मैंने उन्हें ये आइडिया दिया कि आपके जितने भी कस्टमर्स रहे हैं और जितने भी पुराना नेटवर्क है उनको ये बताओ कि वाटर टैंक क्यों क्लीन करना चाहिए, और अगर घर पे पानी गंदा होगा वाटर टैंक में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें बस वो वैल्यू ड्रिवन व्हाट्सएप मैसेजेस गूगल शीट टूल के थ्रू भेजने शुरू किए, इंक्वायरीज आनी शुरू हो गए, रेफरल्स आने शुरू हो गए, और 2 से 3 महीने के अंदर सेल्स 3 गुना बढ़ गई। और अब पहले उनके 6 स्टाफ थे, अब उन्होंने 4-5 और स्टाफ अपना है। अभी व्हाट्सएप ऑटोमेशन की बार बार बात कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप ऑटोमेशन में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि कैसे करते हैं, या सिर्फ आप ये जो बात आपने बोली कि यार मतलब किसी को वैलिडेशन बताओ कि ये मैसेज भेज सकते हैं, तो इज देयर एनी अदर थिंग जो आप व्हाट्सएप को तो ड्राइव करते हैं, या फिर? देखिए, जब मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप ऑटोमेशन के, इट इज जस्ट अ मीडियम। जैसे हम फेसबुक की बात करते हैं तो उसमें देयर आर ऑटोमेशन टूल्स जिसमें आप मैसेंजर के थ्रू चैटबॉट बना सकते हैं। ठीक है, आज आप मेक माई ट्रिप पे कोई टिकट बुक करो, क्या होगा? आपको बोर्डिंग पास आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, कॉल करके क्यों नहीं देते? व्हाट्सएप पे क्यों देते हैं? टाइम बच गया, आपने उसी टाइम पढ़ लिया। तो व्हाट्सएप एक ऐसा मीडियम है जो हर कोई यूज़ कर रहा है। अब इंडिया के जो बिजनेस ओनर्स थे जो स्मार्ट वाले नहीं है, जो अभी भी पीपल डिपेंडेंट माइंडसेट वाले हैं, जिनको अभी सिस्टम का नहीं पता, वो व्हाट्सएप पे पूरे दिन कपिल शर्मा शो के मीम्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनका कस्टमर उस चीज़ पे बैठा हुआ है। बट जो स्मार्ट लोग हैं वो पेमेंट कलेक्शन के लिए रिमाइंडर भी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो आपकी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट थी कॉलिंग की वो बच गई। अगर उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो व्हाट्सएप पे उसको ऑफर भेज दिया, तो कस्टमर्स को पता चला, तो उसमें चैटबॉट में ऑप्शन आ जाता है, 2-3 बटन आप लगा सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड या फिर आई वांट टू नो मोर, कॉल मी। तो जैसे क्लिक करेगा कस्टमर तो आपकी टीममेट को नोटिफिकेशन आ जाएगा और गूगल शीट में डेटा आ जाता है कि ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है तो उसे कॉल कर लो। तो व्हाट्सएप आपकी टीम को रिमाइंडर के लिए, पेमेंट कलेक्शन के लिए, इंक्वायरी जनरेशन के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, हर एरिया में यूज हो सकता है। राइट, इट्स अ कम्युनिकेशन टूल, और उस पर ऑटोमेशन करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ कम लगेंगे, और कम एम्प्लॉयज़ कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट कर। बहुत सारे क्लाइंट आपके ऐसे भी तो होते होंगे जो बोलते होंगे यार ऑटोमेशन तो कर दिया पर कुछ हो नहीं रहा है। हाँ हैं, कुछ हैं। मैं बता दूँ वो कौन सी कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे मैंने फ़्लाइट की बात बोली, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे जाके बैठ गया, अब मैं सोच रहा हूँ यार मुझे जाना है, मुझे फ़्लाइट लेनी है, बट अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे कौन से शहर में जाना है तो क्या होगा? आई नॉट बी एबल टू बुक। सेम केस, आपने ऑटोमेशन लगा लिया बट आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आप क्लाइंट के इश्यूज रिजॉल्व नहीं करते हैं, एंड देन क्लाइंट ही तो आपको रेफर करेगा। वर्ड ऑफ माउथ ही तो बिगेस्ट मार्केटिंग है। आप थोड़े टाइम के लिए ग्रो कर सकते हो, बट अगर आपका प्रोडक्ट का सर्विस अच्छा नहीं है, कमिटमेंट एथिक्स अच्छे नहीं, तो ग्रो नहीं कर सकते। तो ऐसे बिजनेस ओनर जो हैं जो ऑटोमेशन लगा भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो आप कहना चाह रहे हो सबसे पहले मैटर जो करता है वो प्रोडक्ट बेटर करता है या सर्विस बेटर करती है? देखिए, आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके बिजनेस में 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी हैं, एक है अच्छी टीम और एक है अच्छी कस्टमर सर्विस। तो अच्छी टीम बनाई कैसे जाए? अच्छी टीम बनाई ऐसे जाए कि इसमें कॉन्टेक्स्ट बताइए कि कैसे बोलो, बिकॉज बहुत सारे आंसर है इसमें। अच्छी टीम मतलब अच्छी टीम के लिए, जैसे मेरे बिजनेस या कोई भी बिजनेस की बात की जाए, अच्छी टीम वो होती है जो राइट टाइम पे काम करते हैं, अच्छी टीम वो होती है जिसको राइट नॉलेज हो, अच्छी टीम वो होती है जो क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर दे, अच्छी टीम वो होती है जो बॉस को सेटिस्फाइड कर दे, अच्छी टीम वो होती है जो डिसिप्लिन वे में अपना काम करती जाए। तो ऐसे लोग मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। मैं बताता हूँ कैसे मिलेंगे। देखो, 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक होते हैं ब्लू कॉलर, एक होते हैं वाइट कॉलर। वाइट कॉलर वो जो डेटा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ब्लू कॉलर वो जो फैक्ट्री वर्कर काम कर रहे हैं। तो 2 टाइप की जो हो गए, ब्लू का वाइट कॉलर, इनमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक होते हैं नॉलेज वर्कर, ये वो लोग होते हैं जो क्रिएटिव है, जिनको आप कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो, जिनको आप कोई टारगेट दे सकते हो और ये अपनी नॉलेज से वो सॉल्व करते हैं। और एक होते हैं प्रोसेस ड्रिवन, जिनको आपने बोला कि 1+1 2 करना है तो 1+1 2 ही करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो जब आपने बोला अच्छी टीम कैसे हायर की जाए, तो पहले तो आपको देखना है कि आप जिस डेजिग्नेशन के लिए हायरिंग चाह रहे हो, क्या वो काम प्रोसेस वाला बंदा कर सकता है, नॉलेज क्रिएटिव वाला बंदा कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट। मान लीजिए आपको मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, क्या वो मार्केटिंग कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको तो 1 2 3 4 आता है, उसे एक्सेल आता है, उसे क्रिएटिविटी नहीं आती। एंड वाइस वर्सा, आप किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बोलो कि यार तुम मेरे अकाउंट्स की रिपोर्ट बना दो, वो बना ही नहीं पाएगा, वो बोर हो जाएगा नंबर से। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी प्रोफाइल में क्या टाइप का टीममेट लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली हायरिंग होती है। और उसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपको ब्लू कॉलर हायरिंग करनी है तो अपना .co ऐसे कंपनीज है। वाइट कॉलर के लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा है, आई प्रेफर दैट। मुझे मेरी अब 35 टीममेट्स हैं, बेस्ट हायरिंग मेरी आज तक लिंक्डइन से ही हुई है।
अब लोग एक बात बताओ कि यहाँ पे आजकल जेनजी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जा रहे हैं, राइट? उनको क्या है, एमएनसी से छोड़ के वो लोग आते हैं, और एमएनसी से छोड़ के आने के बाद में जब इंटरव्यू करते हैं सब लोग, मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर से पूछी ये बात, तो वो बोलते हैं हमको कुछ स्पेशल करना है, कुछ अलग करना है। उनका अटेंशन जो पावर है, अटेंशन पावर है जो खत्म हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया, मैं इतनी देर ही काम करूँगा। जैसे कि हमारे पापा तीन एज लोगों ने बताई है, पहले मेरे दादा वाली एज थी जो बहुत लंबे टाइम तक काम करते थे, पापा वाली एज थी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करते थे, हमारी वाली एज जो है वो कुछ अलग ही कुछ करना चाहती है। अब जो चेंजेस जो लोग हैं उनको हर दिन में नई चीज़ चाहिए, उनको जो रिटेंशन करने वाली बात है, मतलब उनको रिटेन करने वाली बात वो कैसे की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि ऑटोमेशन में जाएंगे तो लगेगा प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया है और हम आगे नहीं कर। हाँ, प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया और एक स्टेप बाय स्टेप मशीन की तरह काम चल रहा है। पर आप देखो कि मशीन ही तो आपको रिजल्ट देती है। गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी को पता है कि क्लच और ब्रेक और स्पीड दबाने पे कुछ होगा, बट भाई तो इंसानों ने वो हाँ एग्जैक्टली। अब जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो जो आज के जेंजी, जो आज के नए प्रोफेशनल्स आने वाले हैं, उनको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे आता है? आपकी जो प्रोसेस है, जो आप ऑटोमेशन लगाते हो, वहाँ पे एक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम भी होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ काम दिया, अगर उसने कर दिया तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट में उसे दिखना चाहिए कि मुझे ये काम मिला था और मैंने कर दिया और इसीलिए मुझे इतने स्टार रेटिंग मिल गई, ओके, और बिकॉज ऑफ इट मुझे कुछ बोनस मिल गया, या मेरी कुछ स्पेशल तारीफ हो गई कंपनी में, या मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिल गया। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको पता है, हाँ, आप ग्रेटिफिकेशन, और वो भी इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में मिल जाए, बट जैसे उन्होंने काम करा थोड़ा अप्रिसिएशन होना जरूरी है। मेरी टीम में भी, मेरी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम करती है, ठीक है, और कहें कुछ जिंसी हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं, और हमारे कंपनी में कॉन्सेप्ट है कि हम हर डिपार्टमेंट में एक टीममेट चूज करते हैं हर मंथ, और उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर करता है। और मेरा एक फंडा है कि अगर मुझे किसी को फीडबैक देना हो, किसी टीममेट को, या डांट लगानी हो, तो मैं प्राइवेट में करता हूँ 1-to-1, और तारीफ करनी हो तो सारी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ के सामने करता हूँ, ठीक है। तो जेंसी को ऐसे हैंडल किया जाता है कि फीडबैक देना है तो आराम से 1-to-1 दो, पर तारीफ करनी है तो सबके सामने दो, सो दैट उसे फील हो कि यार मैंने हार्डवर्क किया था और मुझे इसका रिजल्ट मिल गया। यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि ऑटोमेशन आपको कितना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए? ऑटोमेशन के बिना बिजनेस ग्रो करना इज लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ड्रीम्स ऑफ नॉट ओनली योर्स बट ऑफ योर एम्प्लॉयज एज वेल, ठीक है। दुनिया में कोई भी कंपनी 10x 100x ग्रोथ नहीं की है विदाउट ऑटोमेशन, और ऐसे बिजनेसेस जिन्होंने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं किया वो अपना लेगेसी नहीं बना पाए। बोलो एक जनरेशन तक ही रहा। आपने अपनी कोई कपड़े की दुकान खोल ली या कोई फैक्ट्री खोल ली, और ऑटोमेशन के बिना क्या हुआ कि वेन एवर समथिंग हैपन्स टू यू, आपके जो किड्स हैं वो बिजनेस यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसको चला ही नहीं पाएंगे। बट अगर आपने SOPs प्रोसेसेस ऑटोमेशन सेट कर दिया तो आपकी आने वाली जनरेशन भी वो बिजनेस को चला सकती है और आपकी लाइफ भी बहुत ईजी हो सकती है। ऐसे क्या, जैसे आपने 80-20 का रूल बताया, तो 80% में ऐसे क्या 5 टूल्स है जो बिजनेस में होने ही चाहिए? अच्छा, डिपार्टमेंट वाइज बात कर ले। हाँ, मतलब कोई भी 5 टूल जो 80% को कवर कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर मार्केटिंग की, तो चाहे आप B2B में या B2C में हो, एक लीड जनरेशन ऑटोमेशन आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। क्या वो ऑफलाइन इवेंट में मिलेगा मुझे, क्या वो लिंक्डइन से मिलेगा, फेसबुक से मिलेगा या यूट्यूब से मिलेगा। तो आपके पास ऐसा मार्केटिंग ऑटोमेशन होना चाहिए जिससे थ्रू आपने कंटेंट डाला, और अगर वो रीच आउट करना चाहे तो ओके गूगल फॉर्म फिर कर दें, या आपके पास व्हाट्सएप पे रीच आउट करके व्हाट्सएप चैट बॉट के थ्रू आपसे बात करना शुरू करना है। तो एक लीड जनरेशन ऑटोमेशन आपके पास होना चाहिए। परफेक्टली फाइन। सेकंड, सेल्स। होता क्या है इंडिया में या किसी भी बिजनेस में, इंक्वायरी आ गई और ओनर को लगता है कि मुझसे बेटर बिजनेस में कोई सेल्स मैन है ही नहीं, क्योंकि मुझे ये अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, बट इवेंचुअली स्केल करना तो डेलीगेट और ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो होता है कि आपके पास इंक्वायरी आ गई, आपने अपने क्लाइंट को कॉल किया, अब क्लाइंट तो बिजी, उसने आज कॉल नहीं उठाया, अब आपको 8-10 काम है, आप क्लाइंट को फॉलो अप करना भूल गए, तो आपकी इंक्वायरी ठंडी पड़ जाती है और बिजनेस और क्लाइंट छूट जाता है। तो सेकंड सिस्टम आपको चाहिए CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जो इंक्वायरी आई थी ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन से, उसको कैप्चर कर लो गूगल शीट में, और फिर ड्रॉप डाउन्स वगैरह लगा के आप चेंज कर दो स्टेटस कि क्या ये इंक्वायरी अभी हॉट है, क्या इस इंक्वायरी को प्रपोजल भेज दिया, अच्छा क्या इस इंक्वायरी से अभी मीटिंग हो गई, अच्छा अभी नहीं इनका परचेज ऑर्डर आ गया या नहीं आया। तो आप ट्रैक कर पाओ हर एक इंक्वायरी को। तो सेल्स में वो जरूरी है। थर्ड पे आते हैं टीम। अब टीम में क्या है कि आपके 10 टीममेट्स हैं या 100 टीममेट्स हैं, 1000 टीममेट्स हैं। बिजनेस ओनर की क्या आदत होती है कि हर टीममेट के डेस्क पे जाके, चेयर पे जाके देखिए, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हें काम दिया था हुआ या नहीं हुआ, अच्छा तुमने वो काम कर दिया, रिपोर्ट नहीं भेजी मुझे, राइट।
ये कम्युनिकेशन से लगता है कि मैं बात करूंगा तभी काम होगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है KRA, की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। जब आप किसी को हायर करते हो तो जेडी बनाते हो ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, वही डिस्क्रिप्शन को ऑटोमेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस टीममेट को डेली, वीकली, मंथली जो उसका काम है उसके रिमाइंडर आ सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप। तो इसके लिए कोई टूल होता है या फिर बनाना पड़ता है? टास्क डेलीगेशन टूल है विच मे प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स। तो टास्क डेलीगेशन टूल के थ्रू बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शन है मार्केट में, आसाना है, ट्रेलो है, राइट। बट टास्क डेलीगेशन कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो आप अपनी टीम को रिमाइंडर भेज पाते हो उनके काम के, और आपको उनकी परफॉर्मेंस आ जाती है सामने, वे कौन सा टॉप 20 में और कौन से एवरेज 80 में। और होता क्या है अभिषेक, सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी। अभी क्या है, अकाउंटेबिलिटी किस पे? बिजनेस ओनर पे। काम तो दे दिया बट पूछना हमें ही है। पूछना हमें। अगर आपने टीम में कुछ ऑटोमेशन लगा दिया तो टीम को पता है कि हमारी रिपोर्ट अब बॉस के पास जाएगी ऑटोमेटिक, तो टीम अकाउंटेबल हो जाती उसको याद आना चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या काम हो चुका है। Exactly. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ जो बिजनेस वो क्रैक नहीं कर पाते वो है कंसिस्टेंसी। राइट। पहले तो सेल्स ढूंढने के लिए मार्केट में भागते हैं, 4 क्लाइंट आ गए, अब उन्हें लगता है अच्छा इन क्लाइंट को फुलफिल कर ले, फिर नए क्लाइंट ढूंढे, तो फिर वो बैकएंड में चले जाते हैं, फिर बैकएंड में काम हुआ, फिर लगता है सेल तो आई नहीं, फिर भाग जाता। ऐसा नहीं होता है। आपको हर डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंसी लानी है। Right. आप अगर 4 दिन शिमला गए हो, काम पीछे से चलते रहना चाहिए। बट अब मेरी ये बहुत बड़ा सवाल है आपसे कि जब एक बिजनेस बन रहा होता है, एक बूट स्ट्रैप बिजनेस बना रहे होते हो आप, क्योंकि जो मैंने पर्सनली फील किया है, जब आप बना रहे होते हो सिस्टम 1-2 साल 3 साल तक, अगर आपने सारा काम खुद नहीं किया, क्योंकि एक सेल्स वाला आपको कभी भी करोड़पति नहीं बना सकता और एक सेल्स वाला आपकी पूरी कंपनी की सेल्स नहीं निकाल सकता। वो आपको खुद को ही निकालनी पड़ेगी। वंस यू स्टार्ट मेकिंग द मनी, वो मनी आप फिर सिस्टम बनाने में, चीज़ें बनाने में बिल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे लगता है टाइम पीरियड डिफाइन होता है कि भैया 2 साल 3 साल, जब तक कि आपको ना लग जाए कि आपका बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल ऑटोमेशन के थ्रू चल सकता है और सेल्स भी आ सकती है। तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि जब आपके पास एक मिनिमम वायबल बिजनेस बन जाए, MVP, एक होता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो चल सकता है मार्केट में। मिनिमम वायबल बिजनेस क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, और आपके पास कुछ हैंडफुल क्लाइंट्स हैं, और आपके पास मिनिमम 1 से 2 स्टाफ हैं। दैट इज अ राइट स्टेज टू स्टार्ट द ऑटोमेशन इन योर बिजनेस। क्योंकि जब बिजनेस एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता है, तब आप जब ऑटोमेशन लाना चाहते हो, जरूरी तो तब भी बहुत है, पर तब एम्प्लॉयज जो है ना उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो सकते हैं। बट तब उस टाइम पे पैसा नहीं होता ना एक आदमी के पास, क्योंकि बिजनेस होना चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं ऑटोमेशन। अगर हम बात करें गूगल फॉर्म, गूगल शीट की, ऐसे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं अगर आपको बस राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। मैंने फिर बोला कि आप हेल्थ सही करने के लिए गोल्ड जिम की 50,000 की ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले लो, और अगर अंदर से कमिटमेंट नहीं है तो फिर भी हेल्थ और बॉडी नहीं बनाएंगे, और अगर कमिटमेंट है तो आप पार्क में जाके भी पुशअप करके बॉडी बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो कमिटमेंट की बात है। टूल्स इतने मार्केट में फ्री और अच्छे बहुत अफोर्डेबल अवेलेबल है। तो मेरा तो ये मानना है कि बिकॉज मैंने अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में ही ऑटोमेशन सेट कर दिया था, इसलिए मेरे 5-6 एम्प्लॉयज थे जिन्होंने शुरू किया था, और अब 35 टीममेट्स और 15 कंट्रीज में हमारे 5,000 MSMEs। अगर मैं अब आके सोचता कि मुझे ऑटोमेशन करना है तो मतलब मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है अभी तक। राइट। तो आज अपन इतने ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, मैं भी कुछ 4-5 कंपनी रन करता हूँ। हाँ। तो लाइव करके देखते हैं, टीम से बात करते हैं, अच्छा। कि कैसे कर सकते हैं, क्या ऑटोमेशन है, क्या उनको एक्चुअली डे टू डे बेसिस करते हैं, let's- जाना है। चलो सो गाइस देख लीजिए हमारा ऑफिस है, एंड आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक ही कंपनी चलती है, बट एक कंपनी नहीं है, काफ़ी सारी कंपनी में हम काम करते हैं। तो केवल सर आज हमको बताएंगे कि बिजनेस ऑटोमेशन का क्या रोल है बिजनेस के अंदर और कैसे चैलेंजेस को सॉल्व किया जाता है। हम टीम मेंबर से लाइव बात करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। सो ये हमारी कंटेंट टीम है, मिस्टर शरण। सो How are you? ही इज हैंडलिंग कंटेंट टीम। व्हाट चैलेंज यू आर फेसिंग इन कंटेंट? So in content we face a lot of challenges. Let's say we shoot videos in bulk and later we get lost into it. So sometimes what happens is editors will have to sit with them constantly and select videos from a pile of videos. And same for graphic designers or motion graphic people. So the thing is how to optimize this Process. content production and distribution process by leveraging this automation into it and streamline the things and put things into perspective. Awesome. So 2-3 चीज़ें हैं। Your good name was? शरद। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो है प्रोसेस और एक है उसमें क्या ऑटोमेशन के टूल्स आप कर सकते हो। सो आई यूज अ फॉर्मूला कॉल्ड कंटेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला। सो फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड अ वीडियो, ओके, यू क्रिएटेड अ यूट्यूब वीडियो जिसमें हम फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन 5 टिप्स, सो यू कैन क्रिएट 5 माइक्रो वीडियोज आउट ऑफ इट for short, for reels, and then you can convert that into carousel as well for LinkedIn or Facebook post, right? So the process can be whenever any video is released,
You can use any kind of Google Sheet tracker where you can track, okay, out of this video, have we created any shorts, have we created any reels, have we created any carousels, और उसमें आप check boxes लगा सकते हो that is it done, is it not done, is it done, is it not done. और you can use Trello, राइट, जहाँ पे आप प्रोसेस बना सकते हो कि क्या इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, क्या इसकी एडिटिंग हो गई है, क्या अब इसका थंबनेल रेडी हो गया है, क्या इसके डिस्क्रिप्शन रेडी है, क्या इसके टैग्स रेडी हैं. सो ट्रेलो, गूगल शीट, एंड देन व्हेनेवर यू आर अपलोडिंग एनी वीडियो ऑन गूगल ड्राइव, उसका एक यूनिक आईडी गूगल शीट में बन सकता है. सो यू कैन रिकनेक्ट इट एंड यू कैन सी कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे था. सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू कैन यूज. We'll be able to know, get a clarity when you have the links, and we'll just have to go to the social media and put things. And don't forget to use the Creator Studio of Facebook. So Creator Studio gives you the access of Instagram and Facebook together. You can manage your Facebook groups, your Facebook pages, and your Instagram channel as well. So you can analyze all the posts, the performance, and you can even schedule the post. So example, through content multiplier formula, you kind of created the content for all the platforms, and then there are those platforms in which you can schedule the content. तो आप एक महीने का कंटेंट पहले ही शेड्यूल कर सकते हो. और क्रिएटर स्टूडियो ऐसा फेसबुक का टूल है जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, तीनों में आप एडवांस में एक मंथ का कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो. लिंक्डइन आल्सो रिलीज enabled a function where you can schedule the post. marketing analyst. क्या प्रॉब्लम आती है? आनंद, Yeah. सुनते आनंद की क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम So आती है? very main problem is, so basically I deal a lot. We are dealing in 9 verticals over here, and there's a lot of data coming up on a daily basis and hourly basis. So इतना data pile up हो जाता है कि I have to match data with the finance team, and every time I have to open my Google spreadsheets and match data with the finance. So is there any platform where can this be automated? Like instead of using Google spreadsheets, me and finance team can come on the same platform and we can share the same data. देखो, दो चीज़ें हैं. पहले डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव. मान लीजिए हम सिटीज़ के नाम बोलें, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, ये क्वालिटेटिव डेटा है. बट हम बोले कितने प्रोडक्ट सेल हुए, ये कितने ऑर्डर्स हैं, वो क्वांटिटेटिव डेटा है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल शीट में, वहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन लगा लो, ड्रॉप डाउन्स, चेक बॉक्सेस, सो दैट जो डेटा एंट्री हो रही है पहली बात वो गलत ना हो. मिस मैचिंग क्यों होती है? बिकॉज किसी ने लिखा 2.0 और किसी ने लिख दिया 20, किसी ने कुछ और लिख दिया, राइट. किसी ने लिख दिया गूगल शीट में बॉम्बे, किसी ने लिख दिया मुंबई. अब गूगल शीट के लिए तो डिफरेंट सिटीज हो गई. तो ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस लगाओ सो दैट आपका जो डेटा एंट्री है वो गलत ना हो. उससे क्या होगा, मिसमैचिंग आपकी खत्म हो जाएगी. सेकंड चीज आप ये क्या कर सकते हो, देयर इज अ टूल कॉल्ड लुकर स्टूडियो. लुकर स्टूडियो एक डेटा एनालिटिक्स टूल है जो गूगल शीट से कनेक्ट हो जाता है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी इजीली रिपोर्ट बन सकती है. वो रिपोर्ट आप शेड्यूल कर सकते हो अभिषेक के लिए. इनको डेली मॉर्निंग में एक ईमेल आ जाएगा अबाउट द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट यू वांट टू सेंड इट टू. तो आपका जो डेली का काम है मैन्युअली रिपोर्ट बनाना, वो खत्म हो जाएगा. तो नोट इट डाउन, लुकर स्टूडियो. सो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन करो, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस. सेकंड, जैसे अभिषेक ने बोला कि डेटा कई बार गलत आ जाता है तो गूगल फॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दो. मैं तो बोलता हूँ बिजनेस में जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं हर जगह पे गूगल फॉर्म लगा दो. कोई नया कस्टमर इंक्वायरी है, गूगल फॉर्म फिल कर दो. और उसमें भी क्या होता है कि आप ड्रॉप डाउन लगा दो गूगल फॉर्म में, तो क्या होगा कि टीममेट को मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा, वो चूज करेगा. ठीक है. सो और थर्ड हो गया लुकर स्टूडियो, कि रिपोर्ट बनानी है तो एक बार बनाओ और वो ऑटो पायलट मोड पे अपडेट होनी चाहिए, सो दैट ओनर को बार बार आपसे अपडेट ना लेनी पड़े. मेरे को बार बार उठ के आना पड़ता है, सीट पे बैठना पड़ता है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है. थैंक यू. थैंक यू. व्हाट आर यू हैंडलिंग? So I would like to understand more about the essential tools that we can, use it and can have more impact to our business. आपने बोला आपको कस्टमर्स के ईमेल्स आते हैं, चैलेंजेस के, चैट्स भी आती हैं, कॉल्स भी आते हैं. ठीक है. तो तीन चीज़ें हैं. जैसे मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस है, तो जब भी मुझे कोई क्लाइंट डायरेक्टली ईमेल करता है, समटाइम्स आई डोंट रिप्लाई, माई EA रिप्लाइज. सो देयर इज अ टूल कॉल्ड हेल्प स्काउट. लिख लो. जो भी आपको कस्टमर सपोर्ट के ईमेल्स आते हैं, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग इट मैनुअली, वो उसमें एज अ टिकट जनरेट हो जाएंगी. और टिकट के आप स्टेटस लगा सकते हो कि क्या वो टिकट पेंडिंग में है, या प्रोग्रेस में है, या क्लोज हो गई, या फिर से रीओपन हो गई. सेकंड, हेल्प स्काउट में आप रेडीमेड टेम्पलेट्स बना सकते हो. हेल्प स्काउट प्लीज. हाँ, मान लीजिए 10 टेम्पलेट बना कि अच्छा कस्टमर ने बोला कि मुझे GST इनवॉइस नहीं मिला, तो आपका एक ईमेल रेडी है, ड्रॉप डाउन से आपने चूज किया और उनको चला गया कि काइंडली शेयर योर GST डिटेल सो दैट वी कैन सेंड द इनवॉइस. कस्टमर ने बोला कि वी फॉरगॉट टू डिडक्ट द TDS, उसका आपका एक रेडीमेड ईमेल रहेगा. एक वो टूल आप यूज़ कर सकते हो. सेकंड, आपने बोला कि आपको व्हाट्सएप पे कई बार कस्टमर रीच आउट करते हैं, स्टार्ट यूजिंग व्हाट्सएप चैटबॉट. ठीक है. एक आप कॉमन नंबर बना सकते हैं व्हाट्सएप API के थ्रू, जहाँ पे
जब कस्टमर हाई लिखे तो उसका ऑप्शन चला जाए। तो कस्टमर चैटबॉट लगाओ। अब मान लो आप मेक माई ट्रिप में मुझे कोई इशू है, मैं उनको व्हाट्सएप पे हाई लिखूँ या HDFC बैंक को हाई लिखूँ, तो उनका टीममेट तो मुझे कॉल करेगा, उनके तो लाखों कस्टमर है, Right. ठीक है। जब आपके कस्टमर लिखा हाई हेलो, तो आप बोल सकते हैं कि आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर या न्यू कस्टमर। अगर उन्होंने क्लिक किया एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, तो उसमें ऑप्शन खुल जाए कि इनमें से 5 ऑप्शन चूज कीजिए कि आपकी GST की प्रॉब्लम है, TDS की प्रॉब्लम है, डिलीवरी की प्रॉब्लम है, पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव में फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई इनसे आप मैनुअली कॉल पे बात करो। बाकी जो 4 प्रॉब्लम थी उनके आप रेडीमेड आर्टिकल्स बता सकते हो, और उसमें लास्ट में आप ऑप्शन दे सकते हो कि अगर आपको इनमें से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, सो प्लीज कॉल अस और प्लीज कंटिन्यू द चैट। तो अपन व्हाई आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ? So we always had this in our mind because it is there in our mind. We have already initiated the same to our respective person. We are not fully, landed up the same. However, little we are just close to that. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज Yeah. से कि यू नीड अ गुरु जो गाइड करे एग्जैक्टली कैसे Right, कर रहे right, हैं। जैसे इन्होंने बोला कि टूल्स जो यूज करें, बट कहीं ना कहीं वो सही तरीके से कनेक्ट होने चाहिए। Right. हम जब जिम में जाते हैं, जिम में सारे डिवाइसेस पड़े होते हैं, वी हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स टू बिल्ड अ बॉडी, बट वी नीड अ ट्रेनर हु गाइड अस बेस्ड ऑन अ बॉडी शेप कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। सो यार दैट गोज विद इट। आई थिंक सुमित सर यू आर द राइट गुरु। आपको भी एक गुरु चाहिए देन। हाय सुमित, हाउ आर यू? व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग सर? Automate the entire structure, right from to capture the entire customer journey, right from sales pitch or the order inquiry till the time of delivery. Now there are so many processes in between. I want to understand what factors should we consider so that to determine which process needs to be automated. ठीक है, ठीक तो है। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो जैसे आपने बोला कि इंक्वायरी से लेके फाइनल पेमेंट तक पूरा कवर Right. होना चाहिए, तो थोड़ा सा पेमेंट बट डिलीवरी। डिलीवरी तक, Yeah. डिलीवरी मतलब Yeah. पेमेंट के बाद ही डिलीवरी करो। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे 2-3 डिपार्टमेंट्स आ गए। एक तो Yes. मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, फिर सेल्स डिपार्टमेंट आ गया, फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट आ एंड देन गया, CST आल्सो। फिर कस्टमर सपोर्ट भी आ गया। तो इसको आप एक प्रोसेस कंसीडर मत करो, यस। बिकॉज क्या होता है जब इसको एक प्रोसेस कंसीडर करते हैं उसमें 1000 बीच में फैक्टर आ जाएंगे और वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि वो फेल हो जाएगी। तो जब आपकी इंक्वायरी से लेके कस्टमर कन्वर्जन तक कि कस्टमर ने बोल दिया है कि हाँ मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा या प्रोडक्ट लूंगी, राइट, उसको आप सेल्स में रखो और उसके लिए आप CRM इम्प्लीमेंट करो। CRM, और जैसे ही कस्टमर का एडवांस या PO आपके पास है, वो इंक्वायरी अपने आप फिर बैकएंड में एक या ERP में या जिसे हम बोलते हैं कि फ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जानी चाहिए, फिर वो आपके ऑपरेशन टीम के पास चले जाए कि ये क्लाइंट इस प्राइस पे बुक हुआ है एंड दिस इज देयर रिक्वायरमेंट एंड वी हैव रिसीव्ड द एडवांस, कॉल देम, कंफर्म एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और वहाँ पे सपोर्ट टीम को भी पता चलना चाहिए कि एक नया क्लाइंट आया, सो दैट वो बीच में कॉल करके पूछ लें कि सर एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और जब डिलीवरी हो जाए फिर वही टीम कॉल करे कि सर अगर आपको अच्छा लगा है तो कैन यू गिव अस अ 5-star रेटिंग ऑन गूगल माय बिजनेस, कैन यू गिव अस कपल ऑफ रेफरल्स। तो इंक्वायरी से फाइनल डिलीवरी तक आप एक प्रोसेस मत मानिए, इंक्वायरी से PO तक एक प्रोसेस होगा, फिर PO से लेके डिलीवरी तक एक प्रोसेस होगा, फिर डिलीवरी से कस्टमर से 4 रेफरल्स लेने तक पोस्ट सेल्स। वो एक अलग प्रोसेस होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए, आपका एक एडवोकेट बनना चाहिए। अगर आपका एक कस्टमर आपको हर साल एक और कस्टमर लाके दे दे तो जस्ट डबल हो जाएंगे। देखो क्या होगा, विदाउट year मार्केटिंग आपका सेल डबल हो रहा है, Right. और मार्केटिंग तो आप कर ही रहे हो वैसे। So would you like to suggest some Tools. post sales CRM kind of tool? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। बट बहुत महंगे हैं सर, पैसे बहुत मांग रहे हैं। एक For a मांगता है startup 3 like लाख us, रुपए, 4 लाख obviously. रुपए। तो यहाँ पे गूगल शीट बेस्ड हम टूल्स प्रोवाइड करते हैं। Okay. जहाँ पे इन हाउस हमने वो ट्राइड एंड टेस्टेड टूल्स बनाए हुए जो हम लोग भी यूज़ करते हैं, और पास्ट 10 years our students are also using it। तो गूगल शीट बेस्ड टूल्स आप यूज़ करोगे तो आपको पर मंथ हर टीममेट की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे कॉस्ट, बहुत कॉस्ट कैसे जाती है, right. आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं बोलते हैं भाई 200 रुपीज़ पर टीममेट। अब टीममेट ही आपके मान लीजिए 50 हैं तो आपके 10,000 रुपये एक सॉफ्टवेयर के चले गए। Right. ऐसे आपने 5 सॉफ्टवेयर यूज़ किए तो 50,000 रुपये हो गए और आपके साल में साल के, लाखों का हाँ। खर्चा। गूगल शीट बेस्ड आपको टूल यूज़ करोगे तो आपको पर मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमको ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज मेरी भी आदत है, जैसे आपने बोला ना, कि सबके पास जाके बैठ जाना, क्या कर रही है इसमें, आप क्या कर रही हो तुम, क्योंकि ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लगता है कि वही सारा काम कर सकता है वही, बट वी आर ट्राइंग इट कि माइक्रो मैनेजमेंट से हटके एम्पावरिंग पे जाके आप देखो लोगों को करने की। टाटा ग्रुप देख लो, टाटा ग्रुप में कितनी कंपनीज हैं, 100+ ब्रांड्स हैं उनके पास, ठीक है। और रतन टाटा जो है वो भी नहीं है, मतलब ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट, ही इज जस्ट अ फ्री मैन नाउ।
although he invested many years of his life on building that brand, but यही फोकस होना चाहिए Right. कि अगर हम प्रोसेस और ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तभी मल्टीपल कंपनीज स्केल करके उससे फ्री हो सकते हैं. Right. और होता क्या है, बिजनेस ओनर जो है ना बिजनेस के इन काम करता है, अंदर काम करता है, बिजनेस के ऊपर नहीं काम करता. जैसे मैंने बोला कि लोग बोलते हैं ना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मैं बोलता हूँ मिनिमम वायबल बिजनेस बनाओ. एक ऐसा बिजनेस बनाओ कि अगर आप 4 दिन ऑफिस में नहीं हो तब भी वो चलता रहे. एब्सोल्युटली राइट. टीममेट्स एंट्री करें, आपको रिपोर्ट आती रहे सिस्टम ड्रिवन. Right. जो मैं आपको बोलता हूँ कि आप हर टीममेट के पास जाके पूछ रहे हो, उसकी जगह वो एंट्री करो, आपके से रिपोर्ट आ जाए, तभी आप ऑपरेशन से फ्री हो पाएंगे और तभी आप बड़े विजन की तरफ जा पाएंगे. आई थिंक सुमित सर आपको ऐसे करके शपथ ले लेनी चाहिए, आज से हमारी कंपनी में ऑटोमेशन रहेगा, बिना ऑटोमेशन के हम काम नहीं करेंगे. जहाँ पे भी मैनुअल काम आ रहा है वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, 100% ऑटोमेटिक ही काम करेंगे कि सब सिस्टम ड्रिवन, सब टेक ड्रिवन. सब कुछ ऑटो पायलट पे चले. इट शुड नॉट बी कि बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है. वी हैव टू चेंज एवरीबॉडी वन टू वन कन्वर्सेशन करें एंड देन वी हैव टू क्लोज इट. सो दैट इज समथिंग वी डोंट वांट टू. बट है कि वो चीज़ों को कैसे लेके आए, मिलकर स्केल कर देंगे. बिकॉज द लास्ट आइडिया इज ओनली कि हमें बिजनेस स्केल करना है. इट्स नॉट कि हमने ऑपरेशन में फंसना है. So anyways, that was a good input from you. थैंक यू सो मच. Nice talking to you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन.